going down, students. Let us start now. Let us continue our lecture. So yesterday we have seen the beat. Name of the beat is a grammar rule. कल के लेक्चर में हमने देखा ग्रामर रूल. ग्रामर रूल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि अगर से इक्वेशन कंटेनिंग 3 वेरिएबल्स है तो ये 3 वेरिएबल्स के अपन क्या करते हैं, the values of x y z can be found by using the grammar rule, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले d में कोएफिशिएंट ऑफ x y z, फिर dx में क्या करेंगे, x is replaced by constant, y of z क्या it is, फिर निकालेंगे dy में अगेन y के निकालने का तो y is replaced by constant, dz में z is replaced by constant, and then formula x is equal to dx by d, y is equal to dy by d, and z is equal to dz by d. This is the method to find the values of the variable x y z by using grammar rule. सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर से वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने का है x y z की, तो अपन ग्रामर रूल से वो निकाल सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आज नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बीट इज समथिंग नेक्स्ट ईयर. See now what is the next bit here. One minute. So the next one is the next topic is the, इसमें अभी एक्सरसाइज में सॉल्व करने से पहले एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. एक्सरसाइज द कंसिस्टेंसी of 2 equations in 3 variables, of 3 equations in 2 variables, consistency of 3 equation in 2 variables. जैसे कि नाम से तुमको मालूम हो गया यहाँ पे how many equations are there, 3 equation, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है जनरल a1x plus b1y is equal to c1, दूसरी इक्वेशन a2x plus b2y is equal to c2, तीसरी इक्वेशन a3x plus b3y is equal to c3. So these are the 3 equations. Now these 3 equations are said to be consistent. कब बोलेंगे consistent? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x y की वैल्यू मिली और आने के बाद जो वैल्यूज है हमने अगर से थर्ड में रखे और थर्ड इक्वेशन अगर से सेटिस्फाइड हो गई तो हम बोलेंगे ये तीनों इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है. तो एक बार फिर से समझ के लो. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी 2 इक्वेशन, हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करें. सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू मिली हमको, x और y की. ये वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या करा कि फर्स्ट में रखे और फर्स्ट की इक्वेशन अगर से सेटिस्फाइड है then such equations are said to be the consistent equation. ओके. तो क्या यहाँ पे ऑल द मतलब तीनों वेरिएबल्स में कोई भी 2 उठाओ मैं यहाँ पे, सपोज 1 और 2 दोनों को सॉल्व करें. सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकालें. ओके. यहाँ पे समझो तुमने पहले 2 इक्वेशन में x y की वैल्यू निकाले. बहुत सिंपल कांसेप्ट है. देखो यहाँ पे तुमने समझो यहाँ पे ये वेरिएबल में से ये 2 इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालने के बाद आप तुमने इसमें थर्ड में रखे और थर्ड इक्वेशन अगर से सेटिस्फाइड है मतलब ये इक्वेशन समझो फॉर एग्जांपल ये 3 और 3 6 और यहाँ पे 6 आ गया तो ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड हो गई. इसका मतलब these 3 equations are said to be the consistent one. When it is said to be the consistent, if the values of the variable satisfied all the 3 equations. अब जो तुम वैल्यू निकालेंगे x y के ये तीनों में भी तुम रखेंगे तो तीनों भी क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे. उसके बाद कंप्लीट बढ़ गया है. Please mute your audio. Okay. So here यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी. कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी. तो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी में क्या इम्पोर्टेंट है कि कब आप बोलेंगे ये 3 इक्वेशन कंसिस्टेंट है. एक कंडीशन ये वाली तो क्या है, हम लोग a1x plus b1y is equal to c1
a2x plus b2y is equal to c2, a3x plus b3y is equal to c3. Now these three equations are said to be consistent. कब बोलेंगे इसकी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन जब इनका डिटरमिनेंट मतलब क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 और अगर से a3 b3 c3 ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें और डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर से 0 है तो then we can say that the given equations are consistent. Okay, ऐसे तीन इक्वेशंस आपके पास है. In how many variables? Two variables. देखो यहाँ पे x y टू वेरिएबल ये इक्वेशन में भी, x y टू वेरिएबल ये इक्वेशन में, x y टू वेरिएबल्स ये इक्वेशन में. तो ये तीनों इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है x y and x y. So all the three equations are containing two variables. Now, when these equations are said to be consistent, if the determinant of that equation that is equal to 0, अगर इसका determinant निकालेंगे और वैल्यू 0 है तो तब बोलेंगे ये इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है. ये कंडीशन है. क्योंकि ये तो पुरानी मेथड है ना. पुरानी मेथड मतलब क्या? डेफिनेशन क्या बताया पहले कि जैसे कि फॉर एग्जांपल तीन लाइन है, एक लाइन ऐसी, सेकंड लाइन ऐसी. सिंपल कांसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें खास बात नहीं. b3y c3. तो जनरली ये तीन इक्वेशंस को डिटरमिनेंट विदाउट डिटरमिनेंट अगर से देखेंगे जनरल डेफिनेशन तो ये तीन इक्वेशन कंसिस्टेंट कब है? जब इसमें से कोई दो इक्वेशंस को तुम सॉल्व करेंगे, एक दो को सॉल्व करो, दो तीन को सॉल्व करो या फिर एक तीन को, किसको भी सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? x और y की. वी गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. जो भी वैल्यूज आएंगे वो वैल्यूज अगर से अपन ने तीनों में रखेंगे तो तीनों भी इक्वेशन अगर से सैटिस्फाइड हो गए तो वी कैन से दैट x and y are the common solution to all the equations and we can say that the given equation are said to be the consistent. Okay, तीनों इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है ऐसा बोलेंगे. उसके बाद अगर डिटरमिनेंट से सॉल्व करने का है तो डिटरमिनेंट में ये तीनों इक्वेशन को कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? ये इंपॉर्टेंट है. when these three equations are said to be consistent कब बोलेंगे? यदि इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आएंगी तब बोलेंगे these are equations are said to be the consistent. तो क्वेश्चन कैसा आएगा? शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो शो दैट में सिर्फ तुम क्या करेंगे? जो भी तीन इक्वेशंस दिएंगे इस तरीके से, इसमें x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट पहले दो रो में, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट दूसरे रो में, अगेन x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट तीसरी रो में. इसको रखो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो. डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर से 0 आई तो देन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. Otherwise, the given equations are inconsistent. Determinant को सॉल्व करने पे वैल्यू 0 आया तो बोलेंगे ये तीनों इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है. अदरवाइज अगर से नहीं आया तो सीधा बोलेंगे ये इक्वेशन कैसे है? इनकंसिस्टेंट है बोल के ऐसा बोलेंगे अपन. तो ये मेथड है इसे सॉल्व करने की. तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पहले मैंने जनरल बताया कि कोई भी तीन इक्वेशन को कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? जब तीन में से कोई दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, xy की वैल्यू निकालने के बाद xy की वैल्यू ये तीनों इक्वेशंस को अगर से सैटिस्फाई करता है xy की वैल्यू तो ये इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है. मगर डिटरमिनेंट में चेक करने का है तो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट में सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट में इसके वैल्यूज जैसे कि x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1 ये सब का रखने का और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का. डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी 0 आ गई तो वी कैन से दैट इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन व्हाट वी कैन से दैट हियर द इक्वेशंस आर consistent. Otherwise, the equations are said to be the inconsistent. ये हो गया पहला कंसेप्ट. कब बोलेंगे consistent और कब बोलेंगे inconsistent. उसके बाद नेक्स्ट बिट ये समझ में आ गया तुम्हारे. इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी बताया मैंने. कैसे आएंगे पहले क्वेश्चन? शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा? उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आया तो इक्वेशन क्या रहेगी? कंसिस्टेंट. और नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट. या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता? फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Find the value of k if the following equations are consistent. तो ऑलरेडी इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है. तो ऑलरेडी डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या रहेगा उसका? 0. फिर हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमको जो भी वेरिएबल्स रहेगा k a b c d जो भी पूछे रहेगा उसके वैल्यू हमको मिल जाएंगे. तो जनरली इस पे क्वेश्चंस ऐसे दो प्रकार के आते हैं कि शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. एक तो ऐसा आता शो कर वो करके. दूसरा ऐसा आता क्वेश्चन की स्टेट whether the following lines are consistent or not. तो उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे. डिटरमिनेंट 0 आया तो बोलेंगे द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो अदरवाइज दे आर इनकंसिस्टेंट. ये
थर्ड थिंग क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मतलब हम यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है, तो उनका डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना है, 0 है, वो लेके सॉल्व करो और तुम क्या करो, इसमें से के की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। ये हो गए तीन मेथड, एक आएगा शो दैट से क्वेश्चन, एक आएगा स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, और तीसरा आएगा तुमको के की या फिर एबीसीडी एक्स वाई जेड जो भी पूछा उसकी वैल्यू निकालो अगर से इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है तो। वैसे तीन प्रकार से क्वेश्चन ये बीट पे तुमको पूछ सकता है कंसिस्टेंसी पे। ठीक है, चलो फिर अब अगला नेक्स्ट टाइटल, लास्ट टाइटल इसका, फिर उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टाइटल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के सब भरपूर फार्मूले अपने पास है ना, तो ये एक बड़ा एप्लीकेशन, डिटरमिनेंट का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये भी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के अपने पास बहुत से फार्मूले है ना, एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सादा ट्रायंगल, फिर इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो इसमें और एक हमारे पास इसका खास एप्लीकेशन ये है कि अगर से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हैं, मगर उसमें कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस अगर से मालूम है, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर से मालूम है, तो बाय यूजिंग दैट कांसेप्ट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कैसा, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल ले लिया अपन ने, सपोज दिस इज आवर ट्रायंगल, नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ए ऑफ x1 y1 z1, पहले ए नाम, बी एबीसी ट्रायंगल का नाम है, उसमें इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तो देखो अब इसमें स्पेशलिटी क्या है, ये ट्रायंगल के हमको तीन वर्टाइसेस है और तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट का x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो जब कभी किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस के जो तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर से पता है तो उस टाइम पे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला 1/2 टाइम्स इन डिटरमिनेंट। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर इसके बाद में सेकंड के कोऑर्डिनेट x2 y2, थर्ड के कोऑर्डिनेट x3 y3 और सब में कॉमन 1 1 1। So it is the formula to find the area of triangle if, when कब यूज करेंगे, जब if we know all the vertices of the triangle, coordinates of all vertices of triangle। अगर से जितने vertices है तीनों, उनके coordinates अगर से हमको मालूम है तो उस टाइम पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, कैसे करेंगे, पहले दोनों में ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स और 1 1 1 कॉमन। अब देखो और किताब में इसको, कोई और किताब में ऐसे भी दिया होगा कि ये भी सही है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 टाइम्स, ऐसे लिख सकते हो 1/2 टाइम्स x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। मोस्टली किताबों में ऐसे भी दिया वाला है, तो ये भी सही है। क्यों सही है, तो अपन ने प्रॉपर्टी देखी वाली, यही डिटरमिनेंट में खाली क्या करें, रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो गई है ना, ये रोज है ये कॉलम में चेंज होगी, रोज है ये कॉलम में चेंज होगी, ये रो है और ये कॉलम में चेंज होगी। तो बहुत सी किताबों में ये ऐसा भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला दिया हुआ है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों, तो इसमें इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें तो ऐसा आया, और हमको प्रॉपर्टी मालूम है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती जब हम उसके रोज और कॉलम को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो उसी तरीके से ये डिटरमिनेंट में अगर से हम इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें तो यहाँ पे कोई चेंज आया क्या, नहीं, दिस वन इज सिंपल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 टाइम्स, ये फार्मूला सिंपल है रिमेंबर के लिए, x1 y1 पहले कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x3 y3 तीसरे के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके बाद सब में 1 1 1 सेम रहेगा, ये होगा फार्मूला। या फिर कुछ जगह पे ऐसे भी फार्मूला है, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। कब यूज करेंगे अपन, जब किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस के सब कोऑर्डिनेट्स पता है ना, ट्रायंगल के हर कोऑर्डिनेट्स के वर्टाइसेस जो वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, उस टाइम पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें कुछ नोट है, नोट कैसा है कि अगर से पहली नोट ये है कि एरिया जो है
तुम एरिया कुछ किसका भी निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ व्हाटएवर में भी एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया ये हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है। इसलिए कभी गलती से समझो तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला और उसकी वैल्यू गलती से समझो -20 आ गया, तो एरिया ये कभी भी क्या है, पॉजिटिवली लेता। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी -20 पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए पहला रिमार्क ये है कि अगर से कभी एरिया गलती से माइनस में आ गया तो सर पहला काम उसको मॉड, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड, दिस वन इट इज सेड टू बी द एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो या इसको क्या बोलते हो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मॉड, दोनों में से एक। तो जब भी गलती से अगर से मुझे फॉर एग्जांपल गलती से नहीं मतलब कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में आ गया तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसका अपन मॉड में लेंगे। तो ये होगा मॉड में -20 या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -20, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, +20। तो पहला रिमार्क, पहला नोट ये है कि कभी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर से नेगेटिव आता है तो नेगेटिव एरिया नहीं रहता, तो सबसे पहला काम उसको हम प्लस करेंगे। तो प्लस क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, मॉड में लेंगे या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये पहला रिमार्क, पहला नोट। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या है कि अगर से समझो तुमको ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिए वाला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमको दिया समझो और ये दिया +20 समझो, और तुमको बोला के की वैल्यू निकालो, कोई कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगा, के एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी पूछ सकता हो उसमें। तो ऑलवेज रिमेंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर से क्वेश्चन में दिया वाला है तो उस टाइम पे अगर से तुमको सॉल्व करो, ऐसा बोला के की वैल्यू वगैरह निकालो, तो याद रखो कभी भी हम वैल्यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लेंगे, प्लस और माइनस। हम उसका 20 दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 20, हम कैसा वैल्यू लेंगे, प्लस और -20, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आता। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में आने की वजह से यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 20 है तो वो माइनस का 20 था क्या प्लस का 20 था। तो माइनस भी 20 आया तो हम मॉड लगा के इसको क्या करते हैं, अपन प्लस का 20 करते हैं। इसलिए यहाँ पे कंफर्म अपने पास मालूम नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे ऑलवेज क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, वैल्यू प्लस और माइनस। ये सेकंड रिमार्क। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम then always remember we have take it is either plus or minus, इसलिए हम ध्यान में प्लस माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो जो भी के की वैल्यू रहेंगे हमको हमेशा ध्यान लेके दो वैल्यू मिलेंगे, एक प्लस लेके और एक माइनस लेके। ये दूसरा रिमार्क। रिमार्क नंबर 3 कि समझो अगर से ये ट्रायंगल के एबीसी, ये जो पॉइंट अगर से कोलिनियर है, if the 3 points capital A, capital B, capital C are collinear, collinear अगर से है तो एक ही लाइन पर रहेंगे, एक ही लाइन पर रहेंगे तो उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है। अगर से ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, दिस वन समथिंग लाइक ए बी सी, अभी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन में मतलब क्या है, कोलिनियर है, तो यहाँ पे ट्रायंगल तैयार होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू सी, दिस वन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना। तो सबसे पहले एक बार रिपीट करेंगे इसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिए फॉर्मूले से और उसके रिमार्क किए, तीनों का इस्तेमाल है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फर्स्ट वन, फर्स्ट इज द फार्मूला हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला? सबसे पहले व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, जितने भी वर्टाइसेस ट्रायंगल के उनके कोऑर्डिनेट्स अगर हमको पता है तो उस टाइम पे ये फार्मूला यूज होगा। तो क्या फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये पूरा मत 1/2 बाया है, और डिटरमिनेंट में कैसे लेंगे, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद में दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद में तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और सब में 1 1 1 ये होगा पहला फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने का फार्मूला बाय यूजिंग डिटरमिनेंट एप्लीकेशन। उसके बाद में इसके रिमार्क है कि कभी अगर से गलती से या गलती से मतलब ये कभी सॉल्व करते समय एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव में आ गया, तो एरिया जो है ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता। इसलिए अगर से कभी माइनस में आ गया तो पहला काम उसको प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू या इसको क्या बोलते हैं, मॉड, ये हो गया। समझो ये आ गया -15, तो मॉड के बाहर निकाल के इसको क्या करेंगे, प्लस का स्क्वायर, ये होगा पहला। दूसरी चीज ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कभी एरिया तुमको ऑलरेडी अगर से दिया हुआ रहेगा
तो और एरिया की वैल्यू हमेशा कैसे लेंगे अपन, प्लस और माइनस। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना 15 15 तुमको दे दिया और एबीसी के तुमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जगह पे तुम क्या यूज करेंगे, यू गॉट द वैल्यू प्लस और माइनस 15। भले ही उसने प्लस 15 दिया होगा मगर हम क्या लेंगे ऑलवेज प्लस और माइनस 15, क्योंकि यहाँ हमको कंफर्म नहीं एरिया प्लस में आया था कि माइनस में आया था, इसलिए हम यहाँ पे दोनों लेंगे प्लस और माइनस। इसलिए जो भी वेरिएबल पूछा होगा के एक्स वाई जेड उसके कितने वैल्यूज मिलेंगे, दो, एक प्लस लेके और एक माइनस लेके। और लास्ट वन यहाँ से तीनों पॉइंट्स कौन कौन से ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स अगर से कोलिनियर है तो उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना रहेगा, तो 0। इफ ऑल द थ्री points of the triangle are collinear, ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी अगर से कोलिनियर है, एक ही लाइन पे एक के बाद या फिर एक ही लाइन में, तो उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना मिलेगा, 0। ऑब्वियस सी बात है। तो ये तीन रिमार्क है इसके। तो इतना अगर से हमको मालूम है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन, इसके बेस पे हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के लिए थ्योरी क्या क्या थी एक बार देखो, फिर इसके बाद आप आगे जाएंगे। थ्योरी मतलब शॉर्ट में, इतना पूरा नहीं बताऊंगा मैं, देखो ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए सब, तो तुम उसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पहला एक्सरसाइज 4.3 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका डिटरमिनेंट का, क्रैमर्स रूल। कल आपने से अच्छे से बताया मैंने तुमको, क्रैमर्स रूल किसको बोलते हैं। तो क्रैमर्स रूल का एप्लीकेशन क्या है कि अगर से इक्वेशन कंटेनिंग थ्री वेरिएबल्स, इक्वेशन कोई इक्वेशन में अगर से तीन वेरिएबल्स है और तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का है तो हम किसका यूज करते हैं, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले डी निकालेंगे कोई भी इक्वेशन का, उसके बाद में क्या निकालेंगे उसका dx, फिर क्या निकालेंगे dy, फिर क्या निकालेंगे dz, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों निकालने के बाद dx dy dz निकालने के बाद फार्मूला x is equal to dx by d, y is equal to dy by d, z is equal to dz by फार्मूला। क्रैमर्स रूल हो गया। उसके बाद ये होगा क्रैमर्स रूल। उसके बाद आपने क्या देखे, सेकंड बिट देखे इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में अगर से कोई तीन इक्वेशन है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट का बोलेंगे, तो ये बात का इतना याद रखो कि इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। क्या डिटरमिनेंट, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c2। अगर से कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, if the value of determinant is equal to 0, then we can say that the given equations are said to be the consistent one। बस इतना ही याद रखो, कब कांस्टेंट बोलेंगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है तब। और लास्ट में हमने अभी क्या देखी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और क्या फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, बोलो क्या फार्मूला, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। So these are the three applications of determinant. Once we know that application, then on the basis of that application we can solve exercise 4.3 very easily. So now we'll start the first question of our exercise 4.3. So very simple questions are there, so let's start. So फिर पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन। इसमें इतनी गारंटी है कि तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम इसमें इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो जो स्टूडेंट को डिटरमिनेंट लेने आता उसके लिए ये पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। तो ये क्रैमर्स रूल में पूरा डिटरमिनेंट का यूज है। डी मतलब डिटरमिनेंट, dx में भी डिटरमिनेंट, dy में भी डिटरमिनेंट, इसमें भी डिटरमिनेंट, यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी में भी क्या आएगा डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी क्या आएगा डिटरमिनेंट। इसलिए किसी को अगर डिटरमिनेंट अच्छे से आ गया होगा सॉल्व करना तो उसके लिए एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी हेल्प। तो जब तो पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। यार ये उसने पूछा क्रैमर्स रूल से इनके इक्वेशन के ये निकालो एक्सरसाइज के। पहला है इक्वेशन
न्यूमेरिकल से कल कर रहे थे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व, मैंने एग्जांपल बोल के लिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। x plus y plus z is equal to 6, x minus y plus z is equal to 2, और एक है x plus 2y minus z is equal to 2। इक्वेशन चेक करो, इक्वेशन बराबर है तो आंसर भी बराबर आएगा। is equal to 6x minus y plus z is equal to 2 और 2x plus 2y minus z is equal to 2। उसका एकदम सिंपल वे से, तो जैसे कि मैंने बताया था सब सेम। सबसे पहले इसका d निकालो, d में कोएफिशिएंट ऑफ x y z, कोएफिशिएंट ऑफ x y z, कोएफिशिएंट ऑफ, ये अपन मेरे ख्याल से कल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है एग्जांपल में, ठीक है। उसी तरीके से dx निकाल सकते हैं अपन इसका। व्हाट इज dx? dx में क्या x के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस बाय कांस्टेंट, तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या है 6, फिर कितना है 2, फिर कितना है 2। कल का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, यस 1 minus 2 1 1 minus 1, then you can find here dy। dy में कितना आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं, x वाले टर्म एज इट इज रहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x। नाउ रिप्लेस y बाय कांस्टेंट, तो 6 2 2 इधर आ जाएगा और ये z वाला एज इट इज। नाउ you can find dz, similarly you can find dz, तो dz में क्या आएगा, x वाले एज इट इज, y वाले एज इट इज, z इज रिप्लेस बाय कांस्टेंट 6 2 2। तरीका से क्या अपन निकाले वाले हैं, इसकी वैल्यू निकालने का और उसमें रख देने का, आएंगे सॉल्व करने, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, बस बाकी कुछ भी नहीं। इसको तब कुछ भी कंसेप्ट नहीं, खाली डिटरमिनेंट, जिसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है उससे पट इसके वैल्यूज बोलने का, उसको सॉल्व करने का। चलो धीरे-धीरे नोटबुक तुम्हारे साथ में होना चाहिए, मैंने इससे पहले बोलने वाला हूं। यस, अब मैं इसको सॉल्व करते नहीं बैठूंगा, तो सबको मालूम है डी के सॉल्व करते हैं। यस, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, फास्ट जल्दी, कल भी करने वाला क्वेश्चन अपन ये। डी की वैल्यू मेरे सॉल्व करने से पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1 minus 2, ये तो बहुत अच्छे से आ गया ना सबको। -1 -1 plus 1 कितना 2 plus 1, यस व्हाट इज द आंसर, डायरेक्ट आंसर बोलता है दैट इज इक्वल टू यस 4। वेरी गुड, सबको आना चाहिए। जब तक तुम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 का -4, यस टेल मी नाउ, प्लस 4 का -4 प्लस का 4, वेरी गुड। प्लस अब सॉल्व तो देखो ना, सॉल्व करके जिसको नहीं आता उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ये -1 -1 -2 ये होगा प्लस का 2, तो और कितना मिला 3, 3 और 2 5, 5 में से एक गया तो कितना है 4, मतलब नॉट इक्वल टू 0। कल मैंने बताया था कंसेप्ट, डिटरमिनेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 अगर से है तो आगे सब तुमको x y की वैल्यू आएंगी। तो ये अगर से 0 हो गया, d अगर से 0 हो गया, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, इसलिए d कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। चलो फटाफट बोलो, हम निकालते हैं, बैठते हैं, dx कितना है बोलो जल्दी, dx जल्दी बोलते, तुम निकाल देना चाहिए था। dx कितना है, तुम जो बोलेंगे बोलूंगा वैल्यू, प्लस का 4, ओके प्लस का 4, वेरी गुड। dy बोलो, dy भी प्लस 4 आ रहा क्या, यस dx आ गया 4, dy 8, वेरी गुड। निकाल, मैंने सब निकाले वाला हूं, इसकी वजह से मैं डायरेक्ट ले रहा हूं यहां पे वैल्यू, dy की वैल्यू 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dz, dz इज इक्वल टू 12, वेरी गुड। कल गया था ये क्वेश्चन, मैंने कल एग्जांपल लेने के लिए, अपन ये एक कांसेप्ट समझाने के लिए पहले ही क्वेश्चन दिए थे अपन ने, कोई बात नहीं, चलो हो गया, डायरेक्ट हो गया, तुमने निकाल दिया, इसके वैल्यू d मालूम हो गया, dx मालूम हो गया, dy मालूम हो गया, dz मालूम हो गया। नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, व्हाट इज द फार्मूला, x इज इक्वल टू dx by d, तो कितना मिला 4 by d, मतलब कितना है 1, y की वैल्यू dy by d, dy कितना है तो बस 8, 8 by 4 2, और लास्ट में z is equal to dz by d, ये कितना है 12, 12 by 4 मतलब कितना 3, therefore x is equal to 1, y is equal to 2 और z is equal to 3। बस इतना सिंपल कंसेप्ट है। आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन दोनों सेम है, तो क्या तुम होमवर्क के लिए कर सकते, देखो मैं लिखता क्वेश्चन, तुम बोलो क्लास में लेंगे तो क्लास में लेंगे,
या फिर तुम कर सकते हो कर घर पे करो। देखो तुम्हारे दिल में इनका रिवर्स चॉइस, जैसा बोले वैसे करेंगे अपन। क्लास में लेने का तो क्लास में लेंगे, या फिर तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो तो खुद से सॉल्व करो। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम बोलो मेरे क्या कर सकते हैं। 2 में है x plus y minus 2z is equal to minus 10, 2x plus y minus 3z is equal to minus 19 और 4x plus 6y plus z is equal to 2। ये दूसरा क्वेश्चन। इसका ही तीसरा क्वेश्चन। सिर्फ बोलो मेरे को तुम कर सकते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी क्लास में सॉल्व करेंगे। और तीसरा क्या है, x plus y is equal to 4। It's not tell me कर सकते क्वेश्चंस बोलो क्या क्लास में सॉल्व करके देने का। जल्दी इनका रिवर्स चॉइस फास्ट सांगा मला। यस कर सकते हो, ओके घरी करता येईल तुम्हाला, व्हेरी गुड। यस होमवर्क व्हेरी गुड, छान। मी होमवर्कला ठेवतो तुम्हाला, मला एक दोन क्वेश्चन तुम्हाला होमवर्कला मी आलेला है, एक प्रश्न का आंसर विचारना, इट इज फॉर होमवर्क। अब सिर्फ लास्ट में ये जो इसमें है इसके लिए तुम्हारे लिए हिंट देता हूँ। हिंट क्या है इसमें, कैसे लेंगे तुम इसका डी। देखो ऑप्शन है मतलब बोलना नहीं, देखो स्पेशली बता रहे हैं कि तुम थोड़ा कंफ्यूज होंगे। x plus z plus 1 y plus z x plus y मतलब तीन वेरिएबल्स है इसमें, x z है y एब्सेंट है तो कैसे लेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 y एब्सेंट है तो y के प्लेस पर 0 और z का कोएफिशिएंट कितना 1, ऐसा आएगा। यहाँ पे कौन एब्सेंट है, x 0 y 1 z 1। यहाँ पे कौन एब्सेंट है 1 0 1 1 z 0, बस d हो गया। d आने के बाद तुम क्या निकाल सकते हो इसका dx। dx में क्या करते हैं, रिप्लेस x बाय कांस्टेंट। ये पूरे x की जगह पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएंगे। कांस्टेंट मतलब कौन 1 1 4 सॉरी 1 1 4, बाकी सब वैल्यूज 1 1 0। फिर dy में क्या करेंगे, dy में y इज रिप्लेस बाय कांस्टेंट और यहाँ पे जो y है y की जगह पे कांस्टेंट, बाकी सब वैल्यूज y की जगह पे क्या आएगा 1 1 4 और z एज इट इज। नाउ dz में क्या आएगा तुम्हारे लिए, dz में क्या आएगा सेम 1 0 1 0 1 1 और रिप्लेस दैट 1 1 0 बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 1, बस इसके बाद तुम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और ये क्या सॉल्व इजीली। तो इसे बताया यहाँ पे कि तुम यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे z नहीं है, तो ये तीन वेरिएबल्स में एक्चुअल इक्वेशंस कितने वेरिएबल में, तीन वेरिएबल में। तो यहाँ पे xz आ रहा है, यहाँ पे yz आ रहा है, यहाँ पे xy। इससे मतलब जो दूसरा टर्म है वहां पे एब्सेंट है, xz में y एब्सेंट है तो y 0 लेंगे, yz में x एब्सेंट है तो x 0 लेंगे और xy में z एब्सेंट है तो z 0 लेंगे। है वहां पर मतलब वो एब्सेंट है, मतलब नहीं मतलब छोड़ने क्या है उसको 0 लेने का होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारी लिमिट। उसके बाद तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। चलो फिर अगला क्वेश्चन कर जाएंगे, ये दो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं चौथे में कि यहाँ पे तुमको दिया हुआ है माइनस 2/x माइनस 1/y माइनस 3/z इज इक्वल टू 3, फिर 2/x माइनस का 3/y 1/z इज इक्वल टू माइनस का 13 और उसके बाद है 2/x माइनस 3/z इज इक्वल टू माइनस का 11, ऐसे दिया हुआ है। तो ये सिर्फ खाली तुमको फिराने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसमें से कुछ खास करने का तो नहीं है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले इक्वेशन को तुम सिस्टमेटिक लिखो। सिस्टमेटिक मतलब देखो सब में क्या है, सब में कॉमन क्या है, तो 1/x 1/y 1/z। इसमें भी 1/x 1/y 1/z, इसमें भी 1/x 1/y 1/y एब्सेंट है और ये 1/z। तो सबसे पहले क्या करो इसको, सबसे पहले लेट 1/x is equal to a, 1/y is equal to b, 1/z is equal to c। ऐसा करने से इक्वेशन प्रॉपर हो जाएंगे। देखो कैसे हो जाएंगे, माइनस का 2 1/x मिला a, 1/y तो तुमने क्या लिए b और ये क्या लिया तुमने माइनस का 3c इक्वल टू कितना है ना, 1/z कितना हो गया c, तो -3 into c माइनस 3c। ये इक्वेशन क्या होगी 2a माइनस 3b
प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 13। ये इक्वेशन क्या मिली 2a। यहाँ पे y वाला टर्म ऑब्सेंट है मतलब कितना मिला 0b और माइनस का 3c इज इक्वल टू कितना -11। अब तो ये इक्वेशन a में है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे d, फिर क्या निकालेंगे dA, फिर क्या निकालेंगे dB, फिर क्या निकालेंगे dC। ये निकालने के बाद फार्मूला क्या हो जाएगा तुमको अगर से dA dB dC है ना तो आप एक्चुअली क्या मिलेगा फार्मूला a निकालेंगे तो a का फार्मूला होगा dA by d, b का फार्मूला होगा dB by d और c का फार्मूला होगा